हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद होंगे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। अच्छा, आज की ये जो स्टोरी है, या आप कह सकते हैं कि जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस्टर अवैस ने और उनकी बहन ने भी एक दफ़ा शेयर की है। ये जो वाक़या है, ये जो चेन ऑफ इंसिडेंट है, ये इन लोगों के साथ 2003 में होना स्टार्ट हुई थी। इनका जो घर था ये बफर जोन के अंदर मौजूद था और 120 गज का घर था। ये बताते हैं कि ग्राउंड प्लस 3 ये घर था और इसका जो बीच वाला फ्लोर था, यानी कि जो सेकंड फ्लोर था, उस फ्लोर पे 4 कमरे मौजूद थे। बड़ी हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा था। और उस सेकंड फ्लोर का जो चौथा रूम था, आप जैसे रूम नंबर 4 या रूम नंबर 4 कह सकते हैं, वो इनकी दादी इस्तेमाल किया करती थी। इनकी दादी बड़ी एक्टिव थी, बड़ी फिट फाट थी, लेकिन देखते ही देखते पहले वो बीमार होना शुरू हुई और फिर देखते ही देखते 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। अब रियलिटी भी ऐसा ही है, हर वो शख्स जो इस दुनिया में आ चुका है उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से वापस जाना है। खैर, उनका जब इंतकाल हुआ तो वही तदफीन हुई, फिर उसके बाद स्वयं हुआ और फिर 40वां हो गया। जब तक 40वां था तो बहुत सारे लोग थे, जैसे कि इनकी अपनी खाला थी या फैमिली मेम्बर्स थे जो रुके हुए थे। लेकिन जैसे जैसे एक एक करके जितने भी मेहमान थे वो 40वें के बाद जाना शुरू हुए, तो ये बताते हैं कि कुछ अजीब वाक़यात थे जो हमारे घर में होना शुरू हो चुके थे। और ये जितने भी वाक़यात थे, इन वाक़यात में से ज़्यादातर वाक़यात इनकी अम्मी को महसूस हुआ करते थे। लेकिन शुरू शुरू में इनकी मदर कोशिश करती थी कि ये जो भी वाक़यात हैं इनका ज़िक्र बच्चों से या किसी भी फैमिली मेम्बर से ना करें। जैसे कि अक्सर ऐसा होता, उस रूम नंबर 4 में इनकी मदर को रात के औकात में मूवमेंट महसूस होती। ऐसा लगता जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस रूम के अंदर मौजूद हैं। कभी ऐसा लगता बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, और कभी अंदर से खेल कूद की या भागने दौड़ने की आवाज़ें आया करती। हालांकि ये जो रूम था, जब से इनकी दादी का इंतकाल हुआ था, वो रूम ना सिर्फ लॉक था, बल्कि आप समझ सकते हैं कि उसको एक स्टोर रूम के अंदर तब्दील कर दिया गया था। इस रूम के बंद होने के बावजूद, यानी इस पे ताला लगा हुआ होने के बावजूद, अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास होना ये बड़ी अजीब बात थी। अब जब ये वाक़यात मुसलसल बढ़ते चले गए तो जो हमारी मदर थी, उन्होंने सबसे पहले फादर को और फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को लूप में लिया और सबको कहा कि ऐसे ऐसे होना शुरू हो चुका है। अब हम जितने भी लोग थे, सारे के सारे अपनी मदर को समझाया करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये सरासर आपका वहम हो या आपको इस तरह से फील हुआ करता हो। ये बताते हैं कि एक इंटरेस्टिंग वाकया जो मेरी मदर के साथ पेश आया, रात के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था। और जैसे कि हर घर में रात के टाइम खाने की तैयारी होती है, तो वैसे ही मेरी मदर किचन में मौजूद थी और वो रोटियां पकाने की तैयारी कर रही थी। अब मेरी मदर ने किचन से अपने सर को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जैसे आमतौर पे सब आवाज़ देते हैं, वैसे ही मेरी मदर ने कहा कि कौन कौन रोटियां खाएगा, जिसको भी खानी है अभी बता दे ताकि मैं सबके लिए रोटियां बना लूँ। अब एक एक करके जितने भी लोग थे, जैसे कि मैं, मेरे फादर, मेरी बहन, सब ने कह दिया कि हम तो रोटियां खाएंगे। लेकिन उसके कुछ देर के बाद, यानी कि हमारे कहने के तकरीबन 10 या 15 सेकंड के बाद, एकदम से मेरी मदर बताती हैं कि उनके पीछे से किसी आदमी की आवाज़ में किसी ने उनको कहा कि मैं भी रोटियां खाऊंगा। अब जैसे ही मेरी मदर को
अपने पीछे से किसी मर्दाना आवाज़ में ये सुनाई दिया। और अजीब बात ये थी कि ये जो आवाज़ थी ये बड़ी भारी सी आवाज़ थी और हमारी फैमिली में किसी भी मर्द की ऐसी आवाज़ नहीं थी। खैर जैसे ही मेरी मदर ने ये सुना तो सुनने के बाद एकदम से जब वो पलटी तो वो बताती है कि जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक काले कलर का छोटा सा ठिगना सा आदमी है, जिसे आप बोना भी कह सकते हैं। वो कुछ अजीब तरीके से मेरी मदर के पीछे की तरफ ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि अजीब तरीके से अपनी ज़बान बाहर निकाल के मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। मेरी मदर बताती हैं कि जैसे ही उस अजीब से भयानक बोने को, ये अजीबुल खलकत आदमी को जब मैंने देखा तो एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली। और जैसे ही मेरी मदर के मुंह से चीख निकली तो हम जितने भी लोग थे जो कि ज़्यादा दूर मौजूद नहीं थे, सारे के सारे एकदम से किचन की तरफ भागे चले आए। और जैसे ही हम लोग किचन के अंदर पहुँचे तो इसी दौरानिए में जो मेरी मदर थी वो बेहोश हो चुकी थी। खैर हम लोगों ने जब उनको बेहोश देखा तो मेरे फादर ने उनके मुंह पे पानी डालना शुरू किया और अल्लाह अल्लाह करके आधे से पौन घंटे में उनको दोबारा से होश आ गया। जैसे ही उनको होश आया तो काफ़ी देर तक वो ना सिर्फ खौफ के आलम में थी बल्कि ऐसा लग रहा था उनको अपने अतराफ़ में कोई ना कोई है जो मुसलसल नज़र आ रहा है। कभी वो हमारी तरफ, कभी हमारे पीछे की तरफ, कभी अपने पीछे की तरफ इशारा करती जैसे कि उनको कोई नज़र आ रहा है। खैर अल्लाह अल्लाह करके 3-4 दिन के बाद जब उनकी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई तो फिर दोबारा से रात के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था और इत्तफाक से जो मेरी मदर हैं वो उस वक्त खाना बना रही थी। मेरी मदर बताती हैं कि जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने अपने होशो हवास में जितना भी काम था वो ना सिर्फ ठीक किया था बल्कि मुझे नहीं लगता कि मैंने खाना बनाने में किसी भी किस्म की गलती की थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ तो तैयार होने के बाद फिर वो रोटियां डालने की तैयारी करने लगी। इसी दौरानी में जब उन्होंने रोटियां डाली, यानी मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के बाद जब सबके सब लोग खाना खाने के लिए जमा हुए तो जब मेरी मदर ने वो जो खाना था, यानी जिस पतीले के अंदर खाना मौजूद था, उस पतीले को खोला तो जैसे ही उन्होंने उस पतीले को खोला तो ऐसा लग रहा था कि जो खाना बनाया है उस खाने के अंदर या तो कोई ख़राबी हो गई है या फिर किसी ने येलो कलर उस खाने के अंदर शामिल कर दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे उस खाने के अंदर फफूंदी लग गई है या फिर वो जो खाना है वो देखते ही देखते 1-1.5 घंटे में जहर के अंदर तब्दील हो चुका है। बाकायदा उस खाने की पतीली के अंदर से न सिर्फ झाग निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से बदबू आ रही है। खैर उस वक्त तक भी हम सबका यही ख्याल था कि हो सकता है कि जो मेरी मदर है उनकी तबीयत 3-4 दिन पहले भी ख़राब हुई थी, तो खाना पकाने के दौरान उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डाल दी हो जिसकी वजह से खाने का जो हाल है वो इस तरह से हो चुका हो। अच्छा, जिस दौरानिए में ये सारे के सारे वाक़यात पेश आ रहे थे तो इसी दौरानिए में जो मेरे फादर हैं वो चुपके से जो हमारी मस्जिद थी उसके इमाम साहब से मिलना शुरू कर चुके थे। मेरे फादर का ख्याल था कि जो भी है इस बात को किसी आलिम दीन से या किसी इस तरह के शख्स से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है कि जो कुछ मदर बता रही हैं चीज़ें उसी तरह की हों। खैर वो जो भी साहब थे, जो भी इमाम मस्जिद थे, उन्होंने अपने तौर पे कुछ वज़ाइफ हम सब घर वालों को बताए और हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके अम्मी को बताए बगैर वो सारे के सारे वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए। अब जैसे जैसे हम उन वज़ाइफ को पढ़ते जा रहे थे, बज़ाहिर लग रहा था चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं। लेकिन ये जो बेहतरी थी ये आर्जी थी और कुछ दिनों की बेहतरी थी। जैसे जैसे कुछ मज़ीद टाइम गुज़रा,
वैसे वैसे जो हालात थे या वाक़यात थे वो मज़ीद से मज़ीद ख़राब होते चले गए। सबसे अहम बात ये थी कि जो मेरे फादर हैं उनकी आदत थी कि वो फजर की नमाज तो बाजमात अदा किया करते थे, लेकिन अगर अक्सर तहज्जुद के टाइम उनकी आँख खुल जाती तो वो तहज्जुद के नवाफिल भी पढ़ा करते थे। वैसे ही एक रात 3 या 3:30 बजे का टाइम था और इत्तफाक से जो मेरे फादर थे उनकी एकदम से आँख खुली। अब जैसे ही मेरे फादर की एकदम से आँख खुली तो उन्होंने टाइम देखा और टाइम देखने के बाद उन्होंने सोचा कि बाहर निकलता हूँ, जाके वज़ू करता हूँ और फिर तहज्जुद के नवाफिल पढ़ता हूँ। बाबा बताते हैं कि जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो उनके कमरे से जो वज़ू खाने या वॉशरूम का रास्ता था उस दरमियान में सहन या सीढ़ियाँ आया करती थीं। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला और मैं सहन के दरमियान में पहुंचा तो मुझे लगा कि जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों से शायद कोई नीचे उतर रहा है, और जो भी उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई औरत है और वो मुसलसल सिसकियां लेती हुई या रोती हुई नीचे आ रही है। अब पहले तो मेरे फादर को यही लगा कि सरासर वहम है, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों को ज़रा साफ करने के बाद दोबारा से सीढ़ियों की तरफ देखा तो वाकई में एक अजनबी और बहुत ही भयानक शक्ल की हामिल औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और मुसलसल चीख चीख के रोती हुई नीचे आ रही थी। मेरे फादर बताते हैं कि जब मैंने उसको सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछता या उसको रोकता कि आखिर तुम कौन हो और हमारे घर में इतनी रात में क्या कर रही हो। बहरहाल इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता या मेरे अंदर इतनी हिम्मत आती, ऐसा लगा जैसे वो देखते ही देखते बाहर का दरवाज़ा खोल के घर से बाहर निकल गई हो। ये जो कुछ हुआ था ये सब मेरे फादर की आंखों के सामने हुआ था और वो खुद इन वाक़यात के या इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह थे। इसी तरह जो सबसे खौफनाक और जो सबसे भयानक वाक़या था जो मेरे साथ पेश आया वो कुछ इस तरह से था कि जो मेरा कमरा है, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पे मौजूद है, तो मेरे कमरे की लेफ़्ट साइड पे एक खिड़की है जो कि बाहर की तरफ खुला करती है। अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों के सीज़न में ये जो खिड़की है मैं इस खिड़की को खोल के सोया करता हूँ। अब ये जो खिड़की है इस खिड़की के अंदर की तरफ एक पर्दा मौजूद है और बाहर की तरफ जाली मौजूद है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2:35 या 2:40 का टाइम था। मैं मुसलसल अपना जो भी काम वगैरह है वो कर रहा था या शायद मैं कोई किताब पढ़ रहा था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी खिड़की है उस खिड़की के आगे जो पर्दा मौजूद है ऐसा लगा जैसे वो एकदम से आहिस्ता आहिस्ता करके हिलना शुरू हुआ है। एक तो पर्दा हिलता है जिसको आप कहते हैं कि हवा से हिलाए। जब हवा से पर्दा हिलेगा तो मुकम्मल तौर पे पूरा का पूरा हिलेगा, लेकिन अगर एक पर्दे का ख़ास हिस्सा यानी कि जो हिस्सा खिड़की के सामने मौजूद है अगर सिर्फ वो हिले तो इसका मतलब यही होता है कि खिड़की की उस तरफ कोई ना कोई है जो मौजूद है, जो इस पर्दे को हटाने की या सामने से पीछे करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही मुझे स्पेसिफिकली लेफ़्ट साइड पे ऐसा लगा जैसे कि एकदम से पर्दा हिलना शुरू हुआ है, तो मैंने उस जगह पे ख़ास तौर पे देखना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे मैं उस पर्दे पे गौर कर रहा था तो मेरी आंखों के सामने सामने आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो पर्दा था वो लेफ़्ट साइड से यानी कोने की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर हो रहा है। अब पर्दे का खुद ब खुद ऊपर होना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन था कि खिड़की के उस तरफ कोई ना कोई है, वो यकीनन मौजूद है और वो अपने हाथों से या किसी भी तरीके से इस पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर कर रहा है। अब जैसे जैसे पर्दा
खिड़की के सामने से ऊपर होता चला गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि खिड़की के उस पार शायद कोई वजूद मौजूद है जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब जैसे जैसे ये जो पर्दा था ये ऊपर से ऊपर होता चला जा रहा था, वैसे वैसे मुझे लगने लगा था कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है वो मुकम्मल तौर पे मुझे नज़र आने लगेगा। और ऐसे ही हुआ कि जैसे ही वो जो पर्दा था मुकम्मल तौर पे ऊपर हुआ तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र देखा। मैंने देखा कि मेरी दादी जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, वो ना सिर्फ खिड़की के उस पार खड़ी हुई हैं बल्कि उन्होंने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो ना सिर्फ मुस्कुरा रही हैं बल्कि वो चाहती हैं कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे बातें करूं। अब जैसे ही पहली दफ़ा में जब मैंने दादी को देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं नींद में हूँ। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद जब दोबारा से उस तरफ देखा तो वाकई में अभी भी दादी खिड़की के बाहर की तरफ खड़ी हुई थी और वैसे ही मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। बस उसके बाद मुझे इतना याद है कि मैंने एक ज़ोर से चीख मारी है और एकदम से मैं ज़मीन पे गिरा हूँ। खैर जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 8:30-9 बजे का टाइम था और मेरे अतराफ़ में मेरे सारे के सारे घर वाले मौजूद थे। खैर अगर ये जो स्टोरी है, ये जो वाक़यात हैं, इनको मैं आपके सामने बयान करता चला जाऊँ तो इसमें 2 घंटे भी आराम से गुज़र सकते हैं। बहरहाल ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि इस घर को जितना जल्दी हो सकता है न सिर्फ शिफ्ट करें बल्कि यहाँ पे जो वाक़यात हमारे साथ पेश आए हैं इनका ज़िक्र फ़िलहाल किसी के साथ ना करें। उस घर के अंदर और भी बहुत सारे वाक़यात थे जो ना सिर्फ हमारे साथ पेश आए थे बल्कि हमारे साथ साथ जो हमारे मोहल्ले वाले थे वो भी इन तमाम वाक़यात के विटनेस थे। ये एक ट्रू स्टोरी है और ये जिन साहब ने स्टोरी भेजी है उन्होंने बस ये रिक्वेस्ट की है कि नाम चेंज कर दें, तो मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ और आप समझ लें कि शकील साहब ने मुझे ये स्टोरी भेजी है। शकील साहब बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है एक बहुत ही महज़्ज़ब, बहुत ही समझदार घराने से है और इनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग तालीम याफ्ता हैं। इनकी नानी का जब इंतकाल हुआ था तो उसके बाद से जो इनके मामू थे वो इनके घर में इनके साथ रहने के लिए आ गए थे और नानी के इंतकाल के बाद हमारी अम्मी के अलावा इनका कोई नहीं बचा था। मेरे फादर बहुत शरीफ आदमी थे, उन्होंने इनको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, एक कमरा ऊपर बना के दिया कि आप यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करें, आप जो करना चाहते हैं करें, आराम से रहें, जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करें। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हालात जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत स्टेबल थे, फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं थे, तो हम उनको बेयर कर सकते थे कि अगर वो जॉब ना भी करें वैसे ही रहते रहें। ये मेरे वालिद की आला ज़रफ़ी थी, लेकिन जो मेरे मामू थे वो शुरू से ही मुख्तलिफ़ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जो नाकाबिले यकीन थी, नाकाबिले बयान थी। जब तक हमारी नानी ज़िंदा थी वो आखिरी सांस तक हमारे मामू को समझाती रहीं कि अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर बेहतरी लेके आओ और अपने अंदर बेहतरी लाने के साथ साथ शादी करो। शादी एक बुनियादी ज़रूरत हुआ करती है, लेकिन हमारे जो मामू थे वो हमेशा शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते थे, गलत चक्करों में रहते थे, सही काम नहीं किया करते थे, नमाज भी पढ़ते थे तो किसी को दिखाने के लिए पढ़ते थे। खैर किस्सा मुख्तसर, जब हमारे मामू हमारे घर में हमारे साथ रहने के लिए आए, सब नॉर्मल था, सब अच्छा था, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एकदम से कुछ अजीब वाक़यात होना शुरू हुए और वो जो वाक़यात थे उसकी वजह सरासर मेरे मामू थे, क्योंकि जो मेरे मामू थे वो चाहते थे ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें लेकिन बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रगल किए, जबकि जो मेरे फादर थे वो मेहनत पे, अपने क़ुव्वत बाजू पे यकीन रखा करते थे। खैर मामू ने यहाँ आने के बाद मुख्तलिफ़ आमिलों से, मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करना शुरू किया। उनका मकसद हमें नुकसान पहुँचाना नहीं था, वो हमसे बहुत सिंसियर थे,
लेकिन उनका मकसद ये था कि वो कोई इस तरह का शॉर्टकट जान लें या किसी ऐसे रास्ते के बारे में जान लें कि जिस रास्ते पे चल के उनको खूब सारी दौलत मिल जाए, उनके पास खूब पैसा हो, खूब शोहरत हो, खूब दौलत हो, गर्ज के जो चाहें कर सकें। इसी तरह जब ये स्ट्रगल कर रहे थे या जद्दोजहद कर रहे थे या इस तरह के रास्ते पे चलना चाह रहे थे, तो इनको इत्तफाक से वाटर पम्प चौरंगी पे एक आदमी मिला। अब वाटर पम्प चौरंगी से कराची के लोग वाकिफ़ हैं। फेडरल बी एरिया के अंदर एक चौरंगी मौजूद है जिसे वाटर पम्प चौरंगी कहा करते हैं। ये बताते हैं कि जो इनके मामू थे, उनकी बेचैनी देखने के बाद वो जो आदमी था उसको अंदाज़ा हो चुका था कि ये आदमी यकीनन कुछ करना चाहता है और इसको मैं जो भी गाइड करूँगा या जिस तरह का भी इल्म बताऊँगा ये उस पर अमल करेगा। लिहाजा वो जो आदमी था उसने मेरे मामू को कुछ किताबें बताईं, कुछ वज़ाइफ बताए कि तुम ये पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम ये पढ़ते रहोगे तो अगले 40 से 60 दिनों के अंदर अंदर ना सिर्फ दौलत हासिल होगी बल्कि जन्नात का जो बादशाह है वो तुम्हारा ग़ुलाम हो जाएगा। और इन वज़ाइफ और किताबों के साथ साथ उसने एक और अमल बताया कि अगर तुम इस अमल में कामयाब हो जाते हो तो उसके बाद एक और अमल है वो तुम्हें करना है। अगर तुम वो भी कर लोगे तो वो करने के बाद एक परी तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएगी। अब ये शॉर्टकट्स देख के, आसानियाँ देख के मेरे मामू ने जो हिदायत उस आदमी ने दी थी या जो अमल उसने बताया था या जो किताबें उसने शेयर की थी या जिनके बारे में बताया था, वो सारे काम मेरे मामू ने करना शुरू कर दिए। हमारे मामू ने हमें कानो कान खबर ना होने दी कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं, जबकि जो मेरे वालिद साहब थे, बल्कि मेरी मदर जो थी, उनको भी मुख्तलिफ ख्वाब आना शुरू हो गए। उनको जो ख्वाब आते उसमें बाकायदा बताया जाता कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उल्टे सीधे वज़ाइफ पढ़ता है, उल्टे सीधे अमाल करता है, गर्ज़ के वो हर वो काम करता है जिसके ज़रिए वो दीगर मखलूक़ात को नुकसान पहुँचा सके। जब मेरे वालदेन को ये ख्वाब आना शुरू हुए तो मेरे वालदेन परेशान होना शुरू हो गए। इन्होंने आपस में डिस्कस किया और जाहिर सी बात है सबसे पहला जो शक था वो सबका मामू पे गया कि मामू इस तरह के काम कर रहे होंगे। और जब उनसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो वाकई में ऐसा ही था। मामू ने मेरे मदर फादर को झूठ बोल दिया कि मैं आइंदा ये सब नहीं करूँगा, अच्छा मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन बैक एंड पे वो सारे काम करते रहे और जो भी उल्टे सीधे काम थे, उल्टे सीधे वज़ाइफ थे, वो पढ़ते रहे। ये बताते हैं कि जब जब इनके मामू ये सारे वज़ाइफ पढ़ रहे थे या ये सब कुछ कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात में मैं अपने मामू के कमरे में मौजूद था, मेरे मामू सो रहे थे, तो देखते ही देखते ऐसा लगा कि जैसे रूम के अंदर से खुशबू आना शुरू हुई है। और जब एकदम से खुशबू आना शुरू हुई तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं चाहता था मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ या मामू को उठाऊँ, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे कंधों पे हाथ रखा हुआ है, और जिसने भी मेरे कंधों पे हाथ रखा हुआ है वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ से उठूँ या कुछ बोलूँ या कुछ करूँ। अब मैं मुकम्मल तौर पे बेबस था। मेरे सामने मेरे मामू मौजूद थे और मेरे सामने देखते ही देखते पर्दे के पीछे से दो छोटे कद के आदमी निकल के आए। और जैसे ही वो निकल के आए मुझ पे शदीद खौफ तारी हो चुका था। लेकिन वो जो आदमी थे या वो जो बोने थे, उन्होंने मुझे इशारा किया जैसे कि वो मुझे कह रहे हों कि चुप रहो, खामोश रहो। और मेरे सामने वो जो आदमी थे या वो जो बोने थे मेरे मामू के कंधों के पास जाके खड़े हो गए और उन्होंने अपनी उंगलियों से इशारे करना शुरू किए। जैसे जैसे वो उंगलियों से इशारे कर रहे थे वैसे वैसे मेरे जो मामू थे वो हवा में ऊपर उठते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं या लेविटेट कर रहे हैं। खैर, जैसे ही वो हवा में हुए तो एकदम से उनकी आंख खुली, और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, मुझे बैठा हुआ देखा और अपने करीब दो बोनों को देखा। तो एकदम से वो डर गए और चीखने लगे। खैर, वो जो बोने थे वो उनको कहने लगे कि हम तुम्हें समझाने आए हैं, जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसको ख़त्म कर दो। अगर तुम इसको कंटिन्यू रखोगे या जारी रखोगे तो तुम्हारे साथ वो कुछ होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये कहने के बाद एकदम से जो मेरे मामू थे वो नीचे गिरे, और वो जो दो बोने थे या दो छोटे कद के आदमी थे वो देखते ही देखते हवा में तहलील हो गए। ये बताते हैं कि जैसे ही वो हवा में तहलील हुए ऐसा लगने लगा मेरी बॉडी फ्री हो चुकी है, मैं मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो चुका हूँ। मैं अपने मामू के पास जा पा रहा था, उनको टच कर पा रहा था, उनसे बात कर पा रहा था। और ये जो कुछ हुआ था वो मेरे और मेरे मामू के सामने हुआ था, लिहाजा कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। खैर, ये होने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को सारा का सारा वाक़या बताया, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बावजूद भी जो मेरे मामू थे वो बज़िद थे कि उनको जो उनका अमल है या जो कुछ पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट करना है, और उनके मुताबिक जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ये सारे बोने या इस तरह के जन्नात मेरे ताबे हो जाएंगे।
ये बताते हैं कि मामू की ये सूरत हाल देख के जो मेरे फादर थे उन्होंने उनको कहा कि इसी वक्त आप हमारे घर से चले जाएं, क्योंकि हमने आपको मुतादिद बार समझाया है, लेकिन आप मुसलसल वही कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और आपकी वजह से न सिर्फ आप डिस्टर्ब हैं, बल्कि हम सब सारे फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब हैं। तो बेहतर ये है कि अब आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनने के बाद इनके जो मामू थे उन्होंने कहा कि मुझे 2-4 दिन रहने दो, मैं अपने घर का इंतज़ाम कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरी जो मदर थी वो एक दफ़ा फिर उनकी बातों में आ गई और वो कहने लगी कि इसको आखिरी मौका दे दें, इसके बाद ये ऐसा नहीं करेगा। खैर मेरे जो फादर थे वो बहुत रहमदिल थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये वाकई में ऐसा नहीं करेगा तो ये यहाँ पे रह सकता है, और अगर इसने ऐसा किया तो उसको उसी वक्त मैं यहाँ से निकाल दूंगा। ये बताते हैं कि इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए, और 2-4 दिन गुजरने के बाद रात के तकरीबन 12 या 12:30 बजे का टाइम था। एकदम से हमें अपने मामू के चीखने की आवाज़ आई, और जैसे ही हमें अपने मामू के चीखने की आवाज़ आई तो हम सब उनके कमरे में भागे। और जब हम उनके कमरे में पहुँचे तो हमने देखा कि वो ज़मीन पे उल्टे गिरे हुए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दांत टूट चुके हैं। खैर हम लोगों ने उनको उठाया, उनको फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन उनका जो खून था मुसलसल बह रहा था, लिहाजा हम फ़ौरन उनको अस्पताल लेके गए। और जब हम उनको अस्पताल लेके गए तो वहाँ पे उनको फ़र्स्ट एड दी गई। फ़र्स्ट एड देने के बाद उनकी तबीयत बेहतर हो चुकी थी, और तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर उनको वापस घर ले आया गया। लेकिन जब वो वापस घर आए तो उसके बाद से वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे, ना वो हमें पहचान रहे थे, ना हमसे बात कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो हवा में देख रहे हैं या किसी को देख के बात कर रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल थी ये बड़ी मायूस कुन थी, और हमें पता था ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह मामू खुद ही हैं। ये बताते कि इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने फिर एक जानने वाले आमिल से रब्ता किया, और उस आमिल से रब्ता करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा मामला है और इन्होंने ऐसे ऐसे करने की कोशिश की है, तो बराए मेहरबानी आप आएँ, इनको सही करने की कोशिश करें, इनका ट्रीटमेंट करें, और जो भी मखलूक़ात हैं जो हमारे मामू को या हम सबको तंग कर रही हैं उनको बराए मेहरबानी रोकने की कोशिश करें। खैर उनसे रिक्वेस्ट की तो वो जो आमिल थे या आलिम थे वो 1-2 दिन बाद हमारे घर पे आए, और जब वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने आके मामू का मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया, पूरे कमरे को चेक किया, और चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी भी वो सारी बुक्स वगैरह मौजूद हैं जिनके ज़रिए आम तौर पे गंदे इल्म किए जाते हैं या दीगर गंदी मखलूक़ात को काबू करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे चेक करें, और जो भी इस तरह के तावीज़ात या इस तरह की बुक्स वगैरह मौजूद हैं वो सारी की सारी मुझे दे दें, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहेंगी तो हो सकता है आपके जो मामू हैं वो दोबारा इनको पढ़ें, और अगर वो दोबारा इनको पढ़ेंगे तो इनकी जान को सीवियर ख़तरा है, इनकी जान कभी भी जा सकती है। ये सुनने के बाद हमने पूरा का पूरा कमरा चेक किया, और वहाँ से वाकई में 3-4 किताबें इस तरह की मिली, मुख्तलिफ तावीज़ात निकले, कुछ परिंदों की हड्डियाँ मिलीं, और ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोगों को यकीन हो चला था कि मामू जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। खैर ये सारी की सारी चीज़ें हमने उनको हैंड ओवर की। उसके बाद वो जो आमिल थे या आलिम दीन थे उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और मैं अपने तौर पे कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन तक पढ़ाई करके इसके ऊपर से उतारा कर सकूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी या नॉर्मल हो जाएंगे, अदरवाइज़ हो सकता है ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहें, या हो सकता है कि इनकी जान चली जाए। अब ये सुनने के बाद हम सब मायूस भी हो चुके थे, क्योंकि हमें पता था कि जो कुछ हो रहा है वो इनकी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। लिहाजा जैसे जैसे वो जो आमिल थे या आलिम थे वो बता रहे थे हम वैसे वैसे कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे वज़ाइफ बताए थे, और उन्होंने कहा था कि कोशिश करें कि आप इनको अकेला ना छोड़ें, कोई ना कोई एक बंदा कमरे में मौजूद रहे और मुसलसल कुरान की तिलावत करता रहे। हमारी पूरी कोशिश थी कि ऐसे ही करें, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी काम से हम सब फैमिली मेम्बर्स को जाना पड़ा, और हमारे घर में उस वक्त मेरी बहन मौजूद थी, इसके अलावा मेरे मामू मौजूद थे। अब मेरी जो बहन है वो इनके कमरे में जाने से अवॉइड किया करती थी, सच पूछें तो वो डरा करती थी। लिहाजा हम उसको बोल के गए थे कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो और कोशिश करना कि मामू के कमरे में ना जाओ। ये बताते हैं कि जब हम बाहर गए तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी बहन की कॉल आई, और वो शदीद खौफ का शिकार थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी कि जितना जल्दी हो सकता है वापस आ जाएं, यहाँ पे मामू के रूम में कोई मौजूद है और वो उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद जो भी हम फैमिली मेम्बर्स थे हम सारे के सारे वापस आए। तकरीबन हमें 35 से 40 मिनट लगे, और जब हम वापस पहुँचे तो जो हमारी बहन थी वो गेट के बाहर मौजूद थी, और उसको हम लेके अंदर की तरफ गए। ये बताते हैं कि इस दौरानिए में जो मेरी बहन थी उसने बताया कि मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी,
मामू ऊपर कमरे में थे, एकदम से मुझे आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कि मामू के कमरे में कोई मौजूद है और मामू चीख रहे हैं। खैर मैं हिम्मत करती हुई जैसे तैसे आयत वगैरह पढ़ती हुई उनके कमरे के करीब पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मामू के साथ मौजूद हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं खिड़की से झांकती हूँ, देखती हूँ कि अंदर कौन मौजूद है। और जैसे ही मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मैंने देखा कि मामू के बेड के चारों तरफ 4 या 5 औरतें हैं जो खड़ी हुई हैं और उन सब औरतों ने काला बुर्का पहना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो सब की सब कुछ पढ़ रही हैं या किसी अजीब सी ज़बान में बात कर रही हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ये बताती हैं कि मैं अभी ये देख ही रही थी, इसी दौरानिया में किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और जैसे ही मैं पलटी तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने बुर्का पहना हुआ है वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। उसकी बहुत भयानक, बहुत खौफनाक शक्ल है। वो मुझे कहने लगी कि इसी वक्त यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे मामू का होने वाला है। ये सुनने के बाद या उस औरत को देखने के बाद इनकी जो बहन थी वो नीचे उतर के भागी और उसने फ़ौरन से अपने घर वालों को फ़ोन किया। अब ये बताते हैं जैसे हम मामू के रूम के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि मामू के मुंह से झाग निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका आखिरी टाइम चल रहा है। खैर हमने जल्दी से जाके आयत वगैरह पढ़ना शुरू की, अपने मामू के ऊपर पानी छिड़कना शुरू किया। जैसे जैसे हम आयत पढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मामू की हालत बेहतर होती चली आ रही है। और 15-20 मिनट आयत वगैरह पढ़ने के बाद मेरे जो मामू थे वो नॉर्मल हो चुके थे और वो शदीद खौफ का शिकार थे। खैर हमने इस दौरानिए में वो जो आमिल थे या वो जो आलिम थे उनसे भी रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगे कि इंशाल्लाह मैं रात में चक्कर लगाऊंगा और उम्मीद यही है कि आज वो आखिरी दफ़ा आए थे और आपके मामू को सज़ा देने के बाद या इनको समझाने के बाद यहाँ से चले गए हैं। और ऐसे ही हुआ कि रात में जब वो जो आमिल थे या आलिम थे वो आए और उन्होंने आके मामू को चेक किया तो मामू को चेक करने के बाद वो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो मामू हैं अब बेहतर हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मुकम्मल नॉर्मल हो जाएंगे। वो जो भी मखलूक़ात थी वो इनको सज़ा देने के बाद या इनको डराने के बाद या इनको धमकाने के बाद वापस जा चुकी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वो दोबारा नहीं आएंगी। अगर आपके मामू ने दोबारा से इस तरह का काम करने की कोशिश की या इस तरह के वज़ाइफ पढ़ने की कोशिश की या कोई भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश की तो हो सकता है वो जो मखलूक़ात हैं वो दोबारा आएँ और आपके अगर वो दोबारा आएंगी तो हो सकता है कि आपके मामू ना बचें। ये बताते हैं कि इतने सारे मामलात और वाक़यात होने के बाद बिला आखिर मामू जो थे वो नॉर्मल होना शुरू हो गए और उन्होंने भी इन तमाम चीज़ों से, इस तरह के कामों से तौबा कर ली और उन्होंने उसके बाद से एक जॉब शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह वो तरक्की करते चले गए, उनके हालात बेहतर होते चले गए। अब इनके मामू की शादी भी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे हैं। ये जो साहब हैं जिन्होंने स्टोरी शेयर की है ये आखिर में लिखते हैं कि मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, ना इस तरह की कोई एक्टिविटी करें जिसके ज़रिए आप दीगर मखलूक़ात को ताबे करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के अगेंस्ट जब आप जाएंगे तो आपको नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। वक्ती तौर पे तो आपको इसका फ़ायदा हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म आपका नुकसान होगा, आपकी फैमिली का नुकसान होगा। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और इस तरह की एक्टिविटीज़ से, इस तरह की मखलूक़ात से हमें महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।